नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कर्नाटक चुनाव की सियासी जंग अब बजरंग बली के इर्द गिर्द घूम रही है। हनुमान जी की धमाकेदार एंट्री चुनाव में हो गई है। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही, वादा किया। बीजेपी ने इसे सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया। हनुमान भक्तों का अपमान बताया जाने लगा। कांग्रेस हिंदूवादियों के निशाने पर आ गई है। शुरुआत पीएम ने की और फिर एक एक कर सारे बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। 2 दिन से इसी मुद्दे को उठाए हुए हैं। आज भी पीएम मोदी ने जय बजरंग बली के जयकारे के साथ अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। वहीं कांग्रेस अपने इस बजरंग दल बैन वाले प्लान को दूसरे सूबों में भी अप्लाई करने के मूड में है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं राज्य में बजरंग दल को बैन करने पर विचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। अब सवाल उठता है, क्या बजरंग दल बैन करने की बात कहकर कांग्रेस एक समुदाय को खुश करने की कोशिश कर रही है? और क्या वो हो पाएगा? क्या कांग्रेस के ऐलान से बीजेपी को सियासी फायदा मिलेगा? क्या बीजेपी को बैठे बिठाए एक हथियार मिल गया है? बहस करें उससे पहले जरा आज की अपडेट जान लीजिए। आज कर्नाटक के मूडबिद्री में पीएम मोदी 6 बार बजरंग बली के नारे उन्होंने अपनी सभा में लगवाए। पीएम का भाषण जब हुआ उससे पहले 3 बार बजरंग बली का जयकारा हुआ। संबोधन खत्म होने के बाद फिर 3 बार जयकारा लगवाया। याद करिए, कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन की बात कही गई थी। पीएम मोदी ने कहा हनुमान को भी कांग्रेस कैद करना चाहती है। पहले जरा सुनिए आज कैसे प्रधानमंत्री ने हनुमान जी को, बजरंग बली को याद किया। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। ये तो शुरुआत थी। इसी तरह भाषण खत्म करने पर भी प्रधानमंत्री ने 3 बार बजरंग बली की जय इस तरह नारा लगवाया। कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया। अब बीजेपी इसे भुनाने के लिए बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेल रही है। कल बीजेपी हनुमान चालीसा का कर्नाटक में जगह जगह पाठ कराएगी। शाम 7 बजे के लिए बीजेपी ने शुरू कर दी है तैयारी। हर गांव, हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। वीएचपी बजरंग दल ने भी पाठ की तैयारी शुरू कर दी है। अब बजरंग दल भी लगातार कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर उतर आया। बजरंग दल का कहना है बजरंग दल को पीएफआई से जोड़ना शर्मनाक है। आतंकी संगठनों से बजरंग दल की तुलना ठीक नहीं है। हम पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस मुस्लिम वोट लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा धर्म के नाम पर समाज को बांटा। कांग्रेस की शर्मनाक बात का बजरंग दल विरोध करेगा। अब बजरंग दल कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर भी उतर आई है। अब दिल्ली हो, कर्नाटक के कई शहर हो, जम्मू, रायपुर, हैदराबाद, जगह जगह ये प्रदर्शन किए गए। इसी तरह की एक तस्वीर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब कांग्रेस पीएम के बयान को हनुमान जी का अपमान बता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी हनुमान जी को भी कैद करना चाहती है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं बजरंग बली और बजरंग दल की तुलना हनुमान का अपमान है। पीएम को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे? बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी राज्य में बजरंग दल को बैन करने की बात कह दी है। यानी कांग्रेस पीछे नहीं हटी है, एक कदम आगे बढ़ी है। भूपेश बघेल कह रहे हैं बजरंग दल पर बैन की बात बजरंग बली पर नहीं है, ये बजरंग दल पर बैन की बात है। जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल को बैन कर देंगे। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा। अरे राम, अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, तो कितना झूठ बोलेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। तो छत्तीसगढ़ में मुद्दा पहुंच गया और उधर मध्य प्रदेश में भी इसी मुद्दे पर सियासी आरपार शुरू हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सवाल किया, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? कमलनाथ ने भी जवाब दिया। क्या कहा दोनों ने, जरा सुनिए। भाई से बजरंग दल की तुलना
ये निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बजरंग दल एक राष्ट्र भक्तों का संगठन है, हनुमान भक्तों का संगठन है। कहाँ पीएफआई हो, कहाँ ये तुलना उनने करके अपनी मानसिकता स्पष्ट करा दी है कांग्रेस को। जवाब सोनिया जी को देना चाहिए। मैंने कमलनाथ जी को पत्र लिखा है, सही है। मैंने उनसे पूछा है वो कांग्रेस के उस बजरंग दल के प्रतिबंध के पक्ष में है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई दफे कहा, आज के कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती है उन पर कड़ी कार्रवाई की। कमलनाथ कह रहे हैं तो कोर्ट भी कह चुका है, जो भी कानून तोड़े, समाज को बांटे, भड़काए, जहर उगले, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर प्रियंका गांधी कर्नाटक के इंडी में चुनाव प्रचार कर रही थी। प्रियंका ने आज फिर बीजेपी पर करारा वार किया। प्रियंका गांधी क्या बोली, सुनिए। कम नहीं हुआ है बहनों और भाइयों, 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं कर्नाटका से। 3.5 सालों में इतने पैसे की कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी झूठ है। ये जो नंदिनी आपने बनाई, इसको भी लूटने की कोशिश है। गुजरात से हम उनको लाएंगे, आस्ते आस्ते नंदिनी को खत्म कर डालेंगे। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, बजरंग बली की एंट्री, चुनाव में किसकी विक्ट्री? और दूसरा, कर्नाटक चुनाव में अचानक मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से राकेश त्रिपाठी, यूपी से आते हैं लेकिन अब देश के हर मुद्दे पर बोलते हैं। मेरे साथ नीरज शर्मा हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं लेकिन आज कर्नाटक चुनाव पर बात करेंगे, हरियाणा से एमएलए हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद आपको पता है स्थानीय निकाय के चुनाव यूपी में भी चल रहे हैं, वहां भी यह मुद्दा धीरे धीरे अपने पांव जमा रहा है। मेरे साथ संजय कुमार हैं, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं, सीएसडीएस से ताल्लुक रखते हैं। और मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। घनश्याम तिवारी, अभी नीरज शर्मा आ रहे हैं, उससे पहले आप ही से शुरू करते हैं। आज घनश्याम तिवारी, ये बजरंग दल को बैन करने का ये जो एक बयान है, ये तो कांग्रेस ने दिया है, अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा लिख के दिया है। ऐसे में आज आप बीजेपी पर आरोप कैसे लगाएंगे कि बीजेपी ने चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया और हनुमान जी पर ले आई? घनश्याम तिवारी। नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जब स्वयं प्रधानमंत्री मोदी बजरंग दल को बजरंग से जोड़ते हैं तो देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग नाम होने से किसको किसको बचाया है। बाबू बजरंगी बजरंग दल से था, लवलेश कुमार बजरंग दल, मोनू मनेसर बजरंग दल, इंस्पेक्टर सुबोधकांत सिंह के हत्यारे बजरंग दल, दारा सिंह ग्राहम स्टेन्स वाला जिसने जलाया था बजरंग दल। इन सब अभूतपूर्व कार्यों के लिए जो कि समाज विरोधी हैं, शायद सीआईए भी बजरंग दल को एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, जिसका आज तक भारत ने औपचारिक रूप से विरोध नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है लगभग 9 साल से। अगर वाकई वो मानते हैं कि बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है और उसका बजरंग बली से कोई लेना देना है, तो अब औपचारिक रूप से उनकी सरकार विरोध करती कि सीआईए बजरंग दल को एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों घोषित कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सरासर बाबू बजरंगी पार्टी बन गई है, ब्रजभूषण पार्टी बन गई है। बाबू बजरंगी ने कैमरे में कहा कि उसने एक गर्भवती महिला का पेट चीरा, उसमें से बच्चे को निकाला, त्रिशूल पे रखा, उसे महाराणा प्रताप की अनुभूति हुई और उसी कैमरा पे उसे कहा किस तरीके से स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी उसे बचाने की लगातार कोशिश करते रहे। और जब वो जेल से छूटा, जो पूरे देश के लिए शर्मनाक है, उससे भी शर्मनाक जो बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे और बलात्कारी छूटे, इन सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने माला पहनाई। सभी लोग इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या बाबू बजरंगी भारतीय जनता पार्टी का एम्बेसडर है या बजरंग दल का एम्बेसडर है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि ब्रजभूषण जी को बचा करके, कि जब जिनके ऊपर आरोप है 1000 से अधिक बेटियों के शोषण का, क्या भारतीय जनता पार्टी बजरंग बली के जो सिद्धांत हैं और जो उनकी मर्यादा है उसको ऊपर कर रही है। ओके घनश्याम तिवारी, अगर इतना ही बुरा है बजरंग दल, घनश्याम तिवारी, तो आपने उत्तर प्रदेश में उसको बैन करने का वादा अभी तक क्यों नहीं किया? कर दीजिए, 24 का चुनाव आ रहा है, कर दीजिए। देखिए, मैं इतना बुरा की बात नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूं कि बजरंग दल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है।
बाबू बजरंगी बजरंग दल का ब्रांड एम्बेसडर है और वो स्वयं कहता है कि मोदी जी ने उसे बचाया है और स्वयं कैमरे पे कहता है कि नहीं, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का स्टैंड बच्चे को क्या है निकाला और बजरंग दल त्रिशूल पर? रखा। कांग्रेस ने तो स्टैंड ले लिया, मैनिफेस्टो में लिख दिया हम बैन कर देंगे। आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड यह है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बजरंग दल का मतलब बजरंग बली है, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बजरंग दल और बजरंग बली अलग अलग है, इनको नहीं जोड़ना चाहिए। ये घनश्याम तिवारी का स्टैंड है। राकेश त्रिपाठी बोलिए। नीरज शर्मा भी आ गए, लेकिन राकेश त्रिपाठी, अब इस मुद्दे को ऐसा लगता है पूरे देश में आपको हैंडल करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ में इसको मुद्दा बना दिया और घनश्याम तिवारी भी देखिए छाती ठोक के कह रहे हैं बजरंग बली और बजरंग दल इनको मिलाइए मत। राकेश त्रिपाठी, कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, राम भक्तों की हत्या से खून रंगी वाली पार्टियों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये बजरंग दल की हिमायत कर सकते हैं, ये बजरंग बली की हिमायत कर सकते हैं। मजहबी तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी तो किसी भी न्यूनता तक जा सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो बजरंग दल के प्रतिबंध के, कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध करेगी क्या? नहीं, निश्चित तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण में और आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी तो समाजवादी पार्टी 2 कदम और आगे बढ़ेगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने तो कहा ही था ना कि कार सेवकों में अगर कुछ लोगों को और मरवाना पड़ता तो हम भरोसा जीतने के लिए कुछ लोगों पर और गोली चलवा देते। बाबरी मस्जिद बनाने का वादा करने वाले ये कांग्रेसी, ये सपाई, ये बसपाई, और क्या नाम गिना रहे थे। ऐसे नाम गिनाने लगूंगा ना तो पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के बैनर से टिकट लड़ करके सांसद और विधायक बने हुए ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सरीके तमाम अपराधियों के सिलसिलेवार नाम गिना सकता हूं जो दहशत के पर्याय थे, जो अपराधी थे, गैंगस्टर थे, डॉन थे। तो समाजवादी पार्टी और जितनी भी ये कांग्रेस और बसपा जैसी, आरजेडी जैसी पार्टियां है ना, दफ्तरों पर ताला लगाना पड़ेगा और इनकी जमीनें कुर्क करके जनता के नाम करनी पड़ेगी। इसलिए किसी व्यक्ति के आधार पर, किसी नाम के आधार पर किसी संगठन को आप ये कह दीजिए ये उपद्रवियों का है, आतंकियों का है, ये जहर फैलाने वाला है, ये ठीक नहीं है। जितने नाम आपने लिए हैं, अच्छा, किसी नाम लेकिन राकेश त्रिपाठी देखिए, बजरंग दल पर बैन की बात हुई, आपने जवाब दे दिया और उसमें कोई 2 दिन हो गए, आपने जवाब दे दिया, तो अब इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। हर दोनों पार्टियों ने अपना अपना स्टैंड ले लिया, अब असल मुद्दों पर आ जाइए। अब आज कल हनुमान चालीसा का पाठ, इसे कितने दिन तक आप खींचने का प्लान बना रहे हैं और क्यों? असल मुद्दों पर बात क्यों नहीं? देखिए मानक जी, ये देश आस्था का देश है। इस देश में हर अच्छे काम करने से पहले प्रभु की आराधना की जाती है, भगवान श्री राम की आराधना की जाती है, भगवान गणेश की पूजा की जाती है, बजरंग बली की जरूर पूजा की जाती है। क्योंकि बजरंग का मतलब ही होता है हृष्ट पुष्ट, शक्तिशाली, इस वज्र के समान कठोर। तो बजरंग बली की पूजा तो की जाएगी भाई। चुनाव तो युद्ध से लिखा होता है ना। अपने आराध्य, अपने ऐसे जिनके आप स्मरण मात्र से स्फूर्ति आ जाती हो, चैतन्यता का एहसास होता हो, शक्ति का एहसास होता हो, क्यों नहीं बजरंग बली की जय का नारा लगेगा? बिल्कुल बजरंग बली की जय का नारा भी लगेगा और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ से आसुरी शक्तियां जो है ना वो नष्ट होती हैं, वो भागती हैं, दूर हट जाती हैं। तो निश्चित तौर पर समाज में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, जो समाज में विभाजनकारी शक्तियां हैं, उनके नाश के लिए भगवान ओके, मैं समझ गया। ऑलराइट, घनश्याम तिवारी एक राउंड ले लेते हैं, उसके बाद दूंगा दूसरा राउंड जरूर। नीरज शर्मा, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आसुरी शक्तियों के नाश के लिए बजरंग बली का नारा भी लगेगा, हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। क्या कांग्रेस ने बैठे बिठाए हथियार दे दिया क्या चुनाव के बीच में बीजेपी को? रोग हरे सब पीरा, जो जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। एक तो मानक गुप्ता जी, मेरे को समय पूरा दीजिएगा। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए, पूरा समय दूंगा। आप चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं राम कथा भी करता हूं, आप सबको पता है। हाँ, और हमारी रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि प्रभु की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रभु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, प्रभु की सिर्फ प्रतीक्षा करनी चाहिए। रामायण के अंदर बालकांड में सबसे पहले क्या हुआ? मां पार्वती ने प्रभु की परीक्षा ली। जब श्री राम प्रभु सीता मां के वियोग में भटक रहे थे और शंकर भगवान ने कहा कि मैं सदैव इनकी पूजा करता हूं, ये नारायण है नर के रूप में। जो एक हमारी चौपाई आती है बार बार, होइए वही जो राम रची राखा। परंतु मां फिर भी नहीं मानी। सीता मां का रूप धर के चली गई वहां उनसे मिलने धरती पे, और जाते के संग श्री राम प्रभु ने पहचान लिया। और पहचानने के बाद बोला माता प्रणाम, और क्या हश्र हुआ आप सबको पता है। इसीलिए चौपाई आई, होइए वही जो राम रची राखा। दूसरा, हमारी रामायण में क्या लिखा है
कि प्रभु की कभी भी समीक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रभु तुलना की चीज नहीं है। रामायण के अंदर शूर्पणखा ने क्या कहा, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। और शूर्पणखा का क्या हश्र हुआ, ये आप सबको पता है। तीसरा, रामायण के अंदर प्रतीक्षा, सबरी मां को ऋषि ने कहा कि आप यहाँ प्रतीक्षा करो, प्रभु आएंगे, आपको मिलेंगे। और प्रभु आए, सबरी मां के बेर भी खाए, सबरी मां को आशीर्वाद दिया, उद्धार किया। एक तो ये बजरंग दल की जो बजरंग बली जी से तुलना हो रही है, ये मैं समझता हूं भाई शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है। और दूसरा, मैं कहता हूं बजरंग बली से तो किसी की तुलना नहीं हो सकती, खाली बजरंग दल की नहीं, किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। बजरंग बली से आप कैसे तुलना कर सकते हैं? जो बजरंग बली के हमारे काम थे, बल बुद्धि निधान, ऐसा बहुत कम होता है। जिसके पास बल होगा बुद्धि नहीं होगी, जिसके पास बुद्धि होगी उसके पास बल नहीं होगा। जबकि बजरंग बली के पास दोनों थे, और दोनों का कभी भी उन्होंने कैसे उपयोग किया। रावण के दरबार में भी खड़े हैं, उसके बाद भी रावण से क्या कर रहे हैं, विनती करो जोर कर रावण, सुनऊ मान तजी मोन सिखावन। रावण से भी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। ये हमारे बजरंग बली की पहचान है। मुझे पता है आप राम कथा करते हैं, मैं रोकूंगा नहीं तो आप फिर शाम तक चलता रहेगा ये। लेकिन देखिए मैं तो इतना जानता हूं। अब आप देखिए, अब देखिए, आप इसलिए सामने आए या आपको इसलिए सामने लाया गया क्योंकि हनुमान जी को, बजरंग बली को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और वो कह रही है आपने बजरंग बली का अपमान किया, अब आपको डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। नहीं, आपने हथियार दे दिया। तो अब बजरंग बली का अपमान तो बीजेपी कर रही है बजरंग दल से तुलना करके, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, रामचरितमानस क्या कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, प्रभु से तो कहीं समीक्षा है ही नहीं। अच्छा, लेकिन नीरज जी ऐसा लगता है पहले आपने आरएसएस पर बहुत हमले किए, पिछले 5-7 साल 10 साल खूब हमले किए, लेकिन अब आरएसएस पर आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए। अब आपने बजरंग दल को पकड़ा है कांग्रेस ने, क्योंकि शायद बजरंग दल थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट है, ये मान लिया जाए। और ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है आपकी। मानक जी, मैं एक चीज और बताता हूं आपको। पीछे मैं एक प्रोग्राम में गया और वहां एक गाना चल पड़ा, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। मैंने कहा साहब हमें भी 2 मिनट माइक दो। मैंने कहा इस सृष्टि में, पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारत में, विश्व में ऐसा कौन है जो श्री राम प्रभु को ला सकता है? राम जी को कोई लाने का योगदान है, मैं तो कह सकता हूं कि जिनका मैं वंश हूं, वशिष्ठ गोत्र है मेरा, हमारे गुरु का तो योगदान हो सकता है श्री राम प्रभु को उस युग में धरती पे लाने का, यज्ञ करवाने का, हमारी गुरु माता का महल में जाने का। नीरज जी देर हो गई, मैं कह रहा हूं देर हो गई। बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया हाथों हाथ, अब आप करते रहिए डैमेज कंट्रोल। बीजेपी को तो असली मुद्दे पे आना ही नहीं है, जो चुनाव का असली मुद्दा है उस पर तो बात ही नहीं करनी। मुद्दा तो आपने दे दिया, बताइए मैनिफेस्टो में क्या जरूरत थी बजरंग दल पर बैन का वादा करने की? देखिए बात ऐसी है कि बैन, जो भी काम गलत होगा, भारत के संविधान के खिलाफ होगा, उस पर जरूर बैन लगाया जाएगा। क्या आप सहमत हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली सेम चीज है? यहाँ जितने भी भाई बैठे हैं, संजीव श्रीवास्तव, मतलब आप कह रहे हैं 24 के चुनाव से पहले जो आपका राष्ट्रीय घोषणा पत्र आएगा उसमें भी बजरंग दल पर देश भर में बैन का वादा होगा? जो भी देश विरोधी कार्य करेगा, जो भी संविधान के विपरीत कार्य करेगा, जो भी रामायण के विपरीत कार्य करेगा, हमारे धार्मिक ग्रंथों के विपरीत कार्य करेगा, उन सब पे बैन लगेगा। बजरंग बली तो इतनी महान चीज है, मैं साहब आपको क्या बताऊं, आपके पास समय हो? नहीं, इतना नहीं है, इतना समय नहीं है। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे पता है, आप देखिए रामकथा शुरू करेंगे तो रात हो जाएगी। राकेश त्रिपाठी बोलिए, फ्रंट फुट पर खेल रही है कांग्रेस, करेंगे देश भर में बैन, जो कानून तोड़ेगा और जो हनुमान जी और शास्त्रों के, वेदों के, रामायण के खिलाफ जाएगा। देखिए मानक जी, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, ये मानस कथा के मर्मज्ञ नीरज शर्मा जी को आज प्रणाम करने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि नीरज शर्मा जी कांग्रेसी अभी बने हैं या पुराने कांग्रेसी हैं। और अगर पुराने कांग्रेसी हैं तो ये सीने पर पत्थर कैसे रखा था जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के कह रहे थे कि राम मंदिर के मामले की जल्दी सुनवाई मत करिए, जल्दी सुनवाई करेंगे तो भाजपा इसका लाभ पा जाएगी। ये कैसे सीने पर पत्थर रखा था जब एनसीईआरटी की पुस्तकों में, यूपीए सरकार में लिखा जा रहा था कि राम और
कृष्ण काल्पनिक हैं, तब ये राम कथा के मर्मज्ञ, ये भगवान राम के पुजारी, ये कहां चले गए थे? ये नीरज शर्मा तब क्या कांग्रेसी नहीं थे या अभी भी कांग्रेसी हुए हैं? ये सीने पर पत्थर कैसे रख लेते हैं? इन्होंने कहा ना कि जिसके पास बल होता है उसके पास बुद्धि नहीं होती है, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल नहीं होता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के पास आज न बल बचा है और न बुद्धि बची है। इसलिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पीएफआई के साथ तुलना करके उसको रखने का काम किया। और क्या कह रहे हैं कि बजरंग दल और बजरंग बली की तुलना नहीं हो सकती है। तुलना तो कांग्रेस की और कांग्रेस आई की भी नहीं हो सकती है। ये जो कांग्रेस आई आज आपकी है ना, जो भाई और बहन की पार्टी बन गई है, ये कांग्रेस अपने आप को दावा करती है कि हम आजादी की, महात्मा गांधी की पार्टी है। अरे भाई, गांधी रख लेने से महात्मा गांधी थोड़ा राहुल गांधी हो जाते हैं। ये भी अंतर आपको समझना होगा। बजरंग दल बजरंग बली जी की प्रेरणा से समाज के जागरण के लिए और समाज में शक्ति के संचार के लिए काम करता है। लेकिन आप जैसे लोग पीएफआई से तुलना केवल इसलिए करते हैं कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण। अच्छा, ओके राकेश त्रिपाठी, एक सवाल और, ऑलराइट, इसके बाद संजय कुमार और संजीव श्रीवास्तव के पास में जाऊंगा। एक सवाल और। कल गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बार 113 + 15 कर्नाटक में मेजॉरिटी मार्क से 15 सीटें ज्यादा जीतेंगे, यानी 128। अब ये हनुमान जी वाला मुद्दा मिला तो इसके बाद कितनी माने? राकेश त्रिपाठी। देखिए मानक जी, चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ता है और जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभाएं हुई है, उसके बाद से हर दिन भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। और जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी अपना प्रचार अभियान को आगे लेकर के चलती है, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी की जैसे जैसे एंट्री होती है, वैसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत और बढ़ता है। इसलिए अभी जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन वोटिंग परसेंटेज और बढ़ जाएगा। घनश्याम तिवारी, जरा संजय कुमार और संजीव श्रीवास्तव से, हाँ थोड़ा, अच्छा घनश्याम तिवारी जल्दी से बोलिए। हाँ घनश्याम तिवारी, क्या कह रहे हैं? देखिए, आपने मुद्दा शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो मैं अपना बाकी समय भी राकेश त्रिपाठी जी को दे दूंगा। अगर वो 10 वाक्य बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में क्या लिखा है कर्नाटक में। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए नहीं देखा है। अब वो गूगल करेंगे, अपने मोबाइल पे देखेंगे, तब बताएंगे क्या लिखा है। क्योंकि इस पार्टी के पास न वहां पे कोई नेता है। 3 साल में जो इन्होंने चोरी छुपे सरकार बनाई है, लोग, जैसा कि भाषण में कहा गया कि लोग तरह तरह की चोरी करते हैं, सरकार की चोरी करते हैं। चोरी से बनाई हुई सरकार में इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदले, जिन मुख्यमंत्रियों का नाम ना प्रधानमंत्री लेते हैं, ना अमित शाह लेते हैं, ना नड्डा लेते हैं। घनश्याम तिवारी, एक सेकंड, आपने देखिए बहुत गंभीर चुनौती दी है। एक मिनट घनश्याम तिवारी, 1 मिनट, बाकी मुद्दों पर बाद में। आपने राकेश त्रिपाठी के ऊपर बहुत आपने गलत उंगली उठा दी है। आपने कहा कि उनको अपने कर्नाटक के मैनिफेस्टो के 10 पॉइंट नहीं पता होंगे। बता दीजिए। अरे मंजे हुए प्रवक्ता है भाई, वो यूपी के हैं मुझे पता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हैं। ओके राकेश त्रिपाठी, बता दीजिए 5-7 पॉइंट बता दीजिए। 10 पॉइंट बताइए, मैं समय दे रहा हूं, अपना भी समय दे रहा हूं। नहीं, मुझे मानक जी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये सवाल समाजवादी पार्टी पूछ रही है क्या? प्रेजेंस क्या है कर्नाटक में? आप पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव चल रहा है। अखिलेश यादव जी 5 नगर निगम के चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। चुनाव की वेला जब समाप्त होने वाली हुई है तो जी केवल 2-3 नगर निगमों में प्रतीकात्मक तौर पर चुनाव के लिए गए हैं और सवाल पूछेंगे कर्नाटक का। अभी यूपी में साइकिल पंचर हो जाएगी, फिर कहेंगे कि निर्वाचन आयोग गड़बड़ कर रहा था, वो प्रशासनिक मशीनरी जो है वो मिली भगत थी, वो मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा था। मीडिया तो जो खबरें गोदी मीडिया की दिखा रहा था। ये घनश्याम तिवारी, अरे भाई यूपी पे फोकस कर नहीं पा रहे। निकाय चुनाव में बताओ ना आप, निकाय चुनाव में पिछली बार भी समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इस बार निकाय चुनाव में यूपी में क्या होगा? अरे यूपी की चिंता करिए, कर्नाटक की चिंता बहुत दूर की है। संजय कुमार और संजीव श्रीवास्तव। संजय जी, पिछले 15, 20, 50 इलेक्शंस आपने जो देखे हैं, खासतौर से मैं 14 के बाद की बात कर रहा हूं, क्या आपने भी ये अपनी स्टडीज में, आंकड़ों के एनालिसिस में, विश्लेषण में ये पाया है कि इस तरह के जब मुद्दे आते हैं, जैसे अभी ये बजरंगबली का मुद्दा आ गया और चुनाव के आखिरी 10-15 दिनों में, क्या इनसे चुनाव पलटता है? क्या उसमें कुछ फर्क आता है क्या? तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने कहा इससे क्या फर्क आता है? फर्क आने की पूरी गुंजाइश रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने कहा 2014 के बाद आपने 50-60 इलेक्शंस देखे होंगे। निश्चित रूप से हमने इनका विश्लेषण किया और हम ये देख रहे हैं, और खासकर अगर ये मैं कहूं कि पिछले 4-5 साल से जो चुनाव हो रहे हैं, तो जो जमीनी मुद्दे हैं, चुनाव उस पर नहीं लड़ा जा रहा है और जमीनी मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, सामने हैं, आंखों के सामने हैं। वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। बिजली सड़क पानी अब उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि इस पर लोगों को लगता है कि हाँ काम ठीक ठाक ही हुआ है, लेकिन बेरोजगारी और
प्राइस राइज, महंगाई है, ये बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन चुनाव इस पर नहीं लड़े जा रहे हैं। कभी कभी पार्टियां इस पर कैंपेन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि इन मुद्दों पर शायद चुनाव जीता नहीं जा सकता है। और इसी के लिए मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 सालों में इन मुद्दों से हटकर ऐसे मुद्दे आते हैं जिनको हम कहते हैं इमोटिव इशू, जिस पर आप बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, भावनात्मक मुद्दा है। इसका हमारे और आपके रोजगार से कोई संबंध नहीं है, जो तमाम हम कहते हैं डे टू डे लाइफ से संबंध नहीं है, पूजा पाठ से संबंध है, विश्वास से संबंध है। तो इमोटिव इश्यूज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पिछले, अगर मैं 3-4 साल के इलेक्शंस को देखूं, और मुझे लगता है कि ये इशू एक बड़ा इशू हो सकता है कर्नाटक के भी चुनाव में। हाँ, लेकिन संजीव, बीजेपी तो पहले से कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करती आई है और काफी हद तक कामयाब भी हुई है, क्योंकि ये खुद कांग्रेस ने माना है, उनके बड़े नेताओं ने। जब बीजेपी हिंदू पार्टी पहले से है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी पहले से है, तो ऐसे इश्यूज का वाकई चुनाव में फर्क पड़ता है क्या संजीव? मानक संजय की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। कर्नाटक क्योंकि मैं पिछले पूरे हफ्ते था, तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो इमोटिव इशू की बात कर रहे हैं संजय, मैं उसको कहता हूं कि चलिए देखिए, एक तो चुनावी गणित होती है और एक चुनावी केमिस्ट्री होती है। तो चुनावी जो गणित है वहां की, वो तो काफी अलग है। देखिए, पिछले इलेक्शन में 36% वोट थे बीजेपी के और 38% कांग्रेस के थे। 36% पे बीजेपी 104 सीट लाई थी, 38% पे कांग्रेस 80 सीट लाई थी, क्योंकि उसका वोट कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आप कोई भी चुनाव उठा लीजिए, इनफैक्ट अभी इतनी रिकॉर्ड जीत हुई है गुजरात में, उससे पहले यूपी स्टेट इलेक्शंस में। तो गणित के हिसाब से हर चुनाव में, जो स्टेट इलेक्शन में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां उसका वोट प्रतिशत कम हो रहा है। इवन यूपी में अभूतपूर्व जीत हुई थी, दोबारा योगी आए, लेकिन 3% वोट कम हुआ। गुजरात का भी मुझे जहां तक ध्यान है वोट परसेंटेज कम हुआ स्टेट इलेक्शंस में। अब चक्कर यह है कि अगर कर्नाटक में कम होता है 36 से, तो बीजेपी के लिए स्थिति काफी विकट हो जाती है, और अगर कांग्रेस का बढ़ता है 40 के ऊपर, तो वो एक अच्छी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ जाते हैं। तो इस गणित को काउंटर करने के लिए क्या करेंगे आप? केमिस्ट्री लाएंगे, और केमिस्ट्री क्या है? जय बजरंग बली, या एक लगातार जो चुनाव का नैरेटिव कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक सतह के नीचे ये इमोटिव इशू वैसे भी चल रहा था, और कांग्रेस ने पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन करने की बात करके उनको एक मुद्दा और दे दिया है। लेकिन कर्नाटक यूपी नहीं है, कर्नाटक गुजरात नहीं है, ऐसा वहां पे लोग कहते हैं। अब है कि नहीं है, हमें 13 तारीख को मालूम पड़ेगा कि इस बात का कितना फैक्टर। मुझे लगता है कर्नाटक इलेक्शंस में केमिस्ट्री पे गणित हावी रहने वाली है। ओ, गणित, गणित से क्या मतलब आपका? केमिस्ट्री पर गणित? मैंने अभी तो समझाया मैंने अभी समझाया गणित का मतलब कि जो 36% वोट बीजेपी का था पिछली बार, और उस पे उसका सीट 104 थी, क्योंकि कांग्रेस के वोट ज्यादा था 38%, लेकिन सीटें कम थी क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेटेड वोट बैंक है। और जहां भी इलेक्शंस हुए, स्टेट इलेक्शंस पिछले कुछ टाइम में, चाहे वो यूपी था चाहे गुजरात था, बीजेपी का वोट परसेंट स्टेट इलेक्शंस में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कम हुआ है, चाहे रिकॉर्ड जीत हासिल की है उन्होंने। हाँ। तो अगर यहां वोट कम होता है तो उसको काउंटर करने के लिए केमिस्ट्री की जा रही है। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि वहां शायद गणित हावी रहेगी, केमिस्ट्री नहीं। ओके, जो आप 7-8 दिन घूम कर आए, आपको क्या समझ में आया? कर्नाटक पर जमीन पर कौन से मुद्दे ज्यादा चल रहे हैं, लोग कौन से मुद्दों की ज्यादा बात कर रहे हैं? लेकिन मेरी तो आवाज गई होगी। संजीव का फोन कट गया। संजय जी, आपका क्या मानना है, कर्नाटक के चुनाव में आपके हिसाब से इस बार सबसे ज्यादा कौन से मुद्दे हावी रहेंगे? अभी चुनाव में अभी भी 6-7 दिन बाकी हैं, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि सबसे हावी मुद्दा कौन सा रहा। राकेश, इसके बाद आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा। राकेश, दूंगा आपको मौका, इसके बाद आ रहा हूं बिल्कुल आ रहा हूं। हाँ, बोलिए संजय। एक मुद्दे की बात करें जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है करप्शन। कांग्रेस जहां 40% वाली सरकार की बात कर रही है, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी 85% वाली, 15% वाली सरकार या 85%
जो राजीव गांधी एक समय कहा करते थे कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है और 85 पैसा जो है वो करप्शन में चला जाता है। तो दोनों पार्टियां करप्शन का मुद्दा उठा रही हैं। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी की सरकार कितनी करप्ट है, और बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस तो पहले से ही करप्ट है। तो करप्शन का एक बड़ा मुद्दा है, रिजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोनों पार्टियों के रिजर्वेशन के बारे में अप्रोच थोड़े अलग हैं। हम सबको पता है पिछले दिनों बीजेपी की सरकार, उन्होंने 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दिया गया था वो उससे हटा के 2% वोका लिगा और लिंगायत को जो रिजर्वेशन उसमें ऐड कर दिया गया। तो बीजेपी इसका एक तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कह रही है कि जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया उससे हट हम लिंगायत और वोका लिगा को बढ़ाना चाहते हैं, को रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये वादा कर रही है हम इससे भी ज्यादा रिजर्वेशन देंगे। तो कहने की बात यह है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, रिजर्वेशन एक बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है जिस मुद्दे की चर्चा आज हम कर रहे हैं शायद आने वाले 3-4 दिनों में यह भी एक बड़ा मुद्दा हो। ओके, संजय जी कह रहे हैं करप्शन और रिजर्वेशन, ये जो दो मुद्दे एको कर रहे हैं, गूंज रहे हैं चुनाव में, ये जमीन पर भी हो सकता है कि बड़े मुद्दे बन जाएं, और प्लस ये हनुमान जी वाला मुद्दा भी बड़ा हो जाए। आपकी समझ में क्या आया जब आप कर्नाटक में थे, संजीव? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो कर्नाटक इलेक्शंस के अंदर डेफिनेटली कर्नाटक भी उन कुछ चंद स्टेट्स में रह गई है जहां कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस की स्थानीय लीडरशिप काफी मजबूत है, और राजस्थान जैसे नहीं, लेकिन वहां डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी उनकी आपसी तलवारें खींचनी है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसके बाद खींचेगी, और उसमें भी लगता है मुझे कहीं ना कहीं शिव कुमार ने मन को समझा लिया है कि सिद्धरामैया ही नेता बनेंगे। तो एक तो कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, कांग्रेस के पास वहां साधन भी है, पुरानी पार्टी है, संगठन भी मजबूत है, और कुछ ये जो बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और कुछ ओल्ड मैसूर रीजन के अलावा जेडीएस का कमजोर होना, ये सब बातें ऐसी हो रही हैं कि गणित के हिसाब से कांग्रेस पार्टी आगे दिख रही है। देखिए, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा ना, 2% कम वोट था बीजेपी का पिछले इलेक्शन में, लेकिन सीटें 24 ज्यादा थी। अगर इस बार उनका 2-3% एंटी इनकम्बेंसी की वजह से गिरता है, जैसा कि पिछले सब इलेक्शंस में हुआ है, जहां जहां स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी है वहां चुनाव हुआ है, तो वो चाहे सरकार में वापस आए हो, लेकिन उनका मत प्रतिशत यूपी में भी कम हुआ, गुजरात में भी कम हुआ, जहां 150 सीट आई। तो अगर कर्नाटक में कम होता है तो उसका तोड़ नहीं है, उसके तोड़ अब ये मुद्दे बनाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। देखते हैं कितनी कामयाबी उनको मिलती है, कितनी कांग्रेस उनके हाथों में और खेलती है। लेकिन मुझे लगता है अभी के समीकरण के अनुसार शायद गणित हावी पड़नी चाहिए, क्योंकि जो नंबर्स गेम है ना वहां पे, और कर्नाटक, यूपी, गुजरात जैसी स्टेट नहीं है, वहां पे इस तरह के मोटे मुद्दे उस तरह से हावी नहीं होंगे जिस तरह से उत्तर भारतीय राज्यों में या पश्चिमी राज्यों में, खासकर गुजरात यूपी में हावी हुए हैं। तो कर्नाटक अलग है, वहां पे लोग कहते नहीं थकते कि ये गुजरात यूपी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी पिछड़ जाएगी, बीजेपी के पास तो बड़ी जबरदस्त ताकत झोंकी है, और मोदी जी जो पिछले लास्ट वीक में चलने वाले हैं और चल रहे हैं, वहां पे जनसभाएं कर रहे हैं, उसका असर पड़ने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व तो मोदी जी पे निर्भर कर रहा है, उसमें एक स्वीकारोक्ति है कि अकेले अपने बस पे, अपने दम पर तो हम पीछे हैं ही। अब मोदी जी नैया पार लगाएं तो लगाएं, तो मोदी जी कहां का नैया पार लगाएंगे, किस किस मुद्दे पे, किस किस मोर्चे पे नैया पार लगाएंगे। इसलिए मौजूदा स्थिति में तो मुझे यही लगता है कि वहां की गणित या कहिए कांग्रेस भारी पड़ रही है। अब कितनी भारी पड़ रही है, क्या सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, ये सब तो हम 13 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। ओके, राकेश त्रिपाठी, ये मुद्दे आप इसीलिए ला रहे हैं बजरंगबली जैसे, क्योंकि आपको लगता है 2-3% वोट कम हो जाएगा, जबकि अमित शाह कह रहे हैं 15 सीटें ज्यादा आएंगी मेजॉरिटी से। देखिए मानक जी, किसी भी व्यक्ति को अपना विश्लेषण करने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से देखता है, उसका अपना नजरिया बनता है, उसकी अपनी समझदारी के आधार पर वो विश्लेषण करता है। लेकिन संजीव जी ने जो बातें कही उसमें फैक्चुअल मिस्टेक है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 3% वोट बढ़े हैं, घटे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यूपी में जिस तरह का ट्रेंड रहा है ना, सपा बसपा, 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी रिपीट हुई है। तो अगर रिपीट होते समय अगर 2-2.5% का अगर डिक्लाइन भी हुआ, फिर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी मेजॉरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में जीत करके आई है। तो मुझे लगता है कि इस संकेत को समझने की आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कैसा परिवर्तन हुआ है। इसलिए ये नैरेटिव गढ़ना कि भाजपा का वोट डिक्लाइन हो रहा है, भाजपा का वोट कम हो रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के ब्रांड बने हैं, नरेंद्र मोदी जी में लोगों का विश्वास अब आस्था में तब्दील हो गया
गया है। ऐसी स्थिति में कहीं कोई संकट नहीं है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी और हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिख रही है, घटती हुई नहीं दिख रही। ओके, घनश्याम तिवारी और फिर उसके बाद नीरज शर्मा। हाँ बोलिए घनश्याम तिवारी, क्या कह रहे हैं? देखिए, कर्नाटक में एक जन अभियान चल पड़ा है, क्राई पीएम एंड पे सीएम। तो अगर रोंदू प्रधानमंत्री और भोंदू सरकार का अभियान जनता के बीच में फैल गया है, तो इसका कारण यह है कि न प्रधानमंत्री जी का ब्रांड काम आ रहा है, न उनकी 40% कमीशन वाली सरकार काम आ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी प्रतिदिन नए प्रयोग कर रहे हैं। कई बच्चों के पास जा रहे हैं जहां पर कटीले तार लगे हों, कभी वो बजरंग बली को एक साथ लेकर के आ रहे हैं जहां पर बाबू बजरंगी को बचाने का आरोप उनके ऊपर लगता हो, जहां ब्रजभूषण कह रहा है कि प्रधानमंत्री कहे तो मैं इस्तीफा दे दूं, और हमारी बेटियां जंतर मंतर में बैठी हैं। समूची भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार मिलजुल कर ब्रजभूषण के चरणों में नतमस्तक है और बेटियों के खिलाफ खड़ी है। तो बेटियों के खिलाफ खड़ी हुई सरकार, रोंदू प्रधानमंत्री और भोंदू सरकार का टैग लेकर के घूमने वाले लोग इस समय कर्नाटक में पॉपुलर नहीं है। राकेश त्रिपाठी को एक रिस्पांस, उसके बाद नीरज शर्मा। बोलिए राकेश त्रिपाठी। एक तो नहीं, मुझे एक तो ये जो प्रधानमंत्री जी के साथ इन्होंने विशेषण जोड़ा है ना, मुझे उस पर बहुत घोर आपत्ति है। इस प्रकार के विशेषण से परहेज करना चाहिए। आप बेहतर है और अच्छे शब्द इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन ये ब्रजभूषण बार बार जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रखते हैं ना, ये अखिलेश जी से पूछ के आते हैं या अपने मन से बोलते हैं? अखिलेश जी तो ब्रजभूषण के बारे में कुछ और विचार रख रहे हैं। ब्रजभूषण समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे हैं, इसलिए बोलते समय थोड़ा याद रखा करिए कि आपके पार्टी के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं और आपके पार्टी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। आपस में एक राय कर लीजिए ना, अध्यक्ष और प्रवक्ता की राय एक होनी चाहिए ना। अच्छा राकेश त्रिपाठी, लेकिन ये जो आप क्राई सीएम और क्राई पीएम पे सीएम का जो कैंपेन है, ये तो कांग्रेस ने चलाया है। घनश्याम तिवारी ने उसको हिंदी अनुवाद जरूर किया है, पर ये कांग्रेस का है और मुझे लगता है घनश्याम तिवारी ने उसका हिंदी अनुवाद भी गलत कर दिया है। नहीं, मैंने रोंदू के भोंदू मुझे पता नहीं वो कहां से। घनश्याम तिवारी तो संकट है कि घनश्याम तिवारी जी की तो प्रेजेंस ही नहीं है कर्नाटक में। सरकार कह रहा है कर्नाटक में तो इनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है ना। कर्नाटक में तो कोई साइकिल पहचानता नहीं है। ओके, ऑलराइट। नीरज शर्मा, नीरज जी बोलिए। नीरज जी अब ये बताइए, आप इतने दिनों से देखिए वापस घूम के हम वहीं आ गए ना, और देखिए अभी संजय जी का आपने एनालिसिस सुन लिया, संजीव श्रीवास्तव का सुन लिया। संजीव का कहना है कि आप थोड़ा सा आगे हो सकते हैं क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है और भी इश्यूज हैं, लेकिन असल इश्यूज से जो कि करप्शन और रिजर्वेशन बाकी सारी चीजें हैं, उनसे ध्यान भटकाने का काम तो आपके मैनिफेस्टो ने किया है। बजरंग दल को बैन करने का वादा आपने क्यों कर दिया इस मैनिफेस्टो में? बीजेपी को मौका मिल गया। देखिए मानक जी, जो त्रिपाठी जी ने प्रणाम किया, मैं इनके प्रणाम का पहले तो जवाब देता हूं, और दूसरा मैं एक बात बताना चाहता हूं, दिल पे पत्थर रखने वाली। देखिए मैं तो बाई बर्थ कांग्रेसी हूं। उसके बाद हमारे यहाँ जब कोरोना आया तो देश के एक बहुत बड़े नेता ने नारा दिया, आपदा को अवसर बनाइए। आपदा कभी अवसर नहीं होती। आपदा अवसर होती है गिद्ध के लिए, चोर के लिए, लुटेरों के लिए। आपदा हमेशा सेवा लेके आती है। और रामायण में क्या लिखा है, जब सीता माँ पे आपदा आई, सीता माँ का हरण हुआ और जटायु जी का वध हुआ, तो बाबा तुलसीदास क्या लिख के गए, जल भर नयन कहत रघुराई, तात करमते निजगत पाई। मतलब जब कोरोना के अंदर ये नारा आया, आपदा को अवसर बनाइए, तो हमारे फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, राकेश जी मानेंगे इस चीज को, 30 दिव्यांग मजदूर थे और 30 को निकाल दिया फैक्ट्री मालिकों ने, क्योंकि देश के बहुत बड़े नेता ने कहा आपदा को अवसर बनाइए। फैक्ट्री मालिक ने अवसर बना लिया। उसके बाद में उस फैक्ट्री के गेट पे उन 30 दिव्यांग मजदूरों को लेके मैंने 30 दिन की श्री राम प्रभु की रामचरितमानस रखी, क्योंकि मैं हड़ताल नहीं कराना चाहता था। शहर का माहौल खराब होता, फैक्ट्री भी चाहिए हमें, आबादी को रोजगार भी चाहिए। और मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कोई कांग्रेस का बोर्ड नहीं लगाया था उस राम कथा पे। मेरा एक ही नारा था, जय श्री राम, छीन लिए काम, भली करेंगे राम। और 30 दिन में बीजेपी का नेता छोड़ो, वर्कर छोड़ो, भाई साहब एक अदना सा आदमी श्री राम प्रभु का प्रसाद लेने नहीं आया। हम कुछ नहीं करते थे, सुबह फैक्ट्री के गेट पे जाना, 30 दिव्यांग भाइयों के साथ बैठना, क्योंकि 30 दिन की रामायण होती है, त्रिपाठी जी जानते होंगे अच्छी तरह से। एक अखंड रामायण होती है, एक 9 दिन की होती है। डेली एक पारायण पूरा करते थे, उसकी विवेचना करते थे और उसी समय प्रसाद बांटते थे जब फैक्ट्री के अंदर बाकी साथी एंट्री कर रहे होते थे, कि सबको सिर्फ रामायण का प्रसाद देना, किसी के संग बदतमीजी नहीं करनी। वो मेरी रामायण इतनी सिद्ध हुई, सबके सब मजदूरों का भला हो गया। तो आप इस तरीके से मत करिए।
और मैं फिर कह रहा हूं पुनः पुनः, जहां तक बात आप हिंदुत्व की कर रहे हैं, श्री राम प्रभु की कर रहे हैं, श्री राम प्रभु सबके हैं। मैं विधानसभा में बेस्ट एमएलए का अवार्ड लेके बैठा हूं, भाजपा की सरकार है, बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड मिला है मुझे मेरे कर्मों की वजह से। और मैंने वहां ये विधानसभा में कहा है कि क्या होता किसी भी दल के व्यक्ति हो, रामायण हर कोई पढ़ता नहीं है, रामायण के विषय में गलत गलत विवेचना कर देते हैं, कि मैं तो अपनी निस्वार्थ सेवा देने को तैयार हूं। आपने देखिए नीरज जी, आपने ना सुनिए, आप देखिए नीरज जी निःशुल्क राम कथा करने को तैयार हूँ, जिससे कि श्री राम प्रभु के बारे में जो भी कुछ बात करे, बजरंगबली के बारे में बात करे, ठीक से करे, सही से करे। और अंत में मैं पुनः एक बात कहूंगा कि प्रभु की समीक्षा नहीं होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति प्रभु की समीक्षा करेगा, जैसे रामायण में लिखा है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यही विधा रचा बिचारी, शूर्पणखा जैसा हाल होगा उसका। क्योंकि शूर्पणखा ने प्रभु से तुलना की थी अपनी, कि मैं सबसे सुंदर हूं और मेरे को आपके लिए बनाया है। शूर्पणखा का क्या असर हुआ? ओके, मैं समझ गया, ऑल राइट, ओके। राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए। और देखिए, आप समझ गए होंगे ना नीरज शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने इस डिबेट के लिए आज क्यों भेजा है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि राम कथा में वो आप पर भारी पड़ेंगे, वो रामायण सुनाएंगे, वो हनुमान चालीसा सुनाएंगे, वो वेद पुराण सब सुनाएंगे, वो आप पर भारी पड़ेंगे। मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता आपसे कम हिंदू नहीं है। आपकी डिबेट में सुना पाएंगे मानक जी, आपकी डिबेट में सुना पाएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाएगी कि कांग्रेस के दफ्तर में बैठ करके राहुल जी प्रियंका जी को सुना पावे। और मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि मानस कथा के मर्मज्ञ जब इनके एक अलायंस पार्टनर आरजेडी के नेता रामचरितमानस पर लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे, तो ये मानस मर्मज्ञ का मन मर्माहत क्यों नहीं हुआ था? ये मानस मर्मज्ञ का मन मर्माहत क्यों नहीं हुआ जो अब स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के महासचिव रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे थे? ये मानस मर्मज्ञ का मन क्यों नहीं मर्माहत हुआ जब भगवान राम के मंदिर को लेकर के रोड़े अटकाने का प्रयास किया जा रहा था? मैंने तो पूछा ना, एनसीईआरटी की पुस्तक में क्या लिखा नहीं गया यूपीए की सरकार के दौरान कि राम और कृष्ण काल्पनिक है? क्या नहीं ये सच है कि राम सेतु को लेकर के हलफनामा आपकी सरकार ने कहा कि काल्पनिक है, ये राम सेतु तो कभी एग्जिस्ट में था ही नहीं? क्या ये आपका मन मर्माहत नहीं होता जब हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े जाते हैं? तो ये मानस मर्मज्ञ का मन मर्माहत क्यों नहीं होता है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। बताइए नीरज जी बोल दीजिए, कह दीजिए हिंदू आतंकवाद नहीं होता, भगवा आतंकवाद नहीं होता, कह दीजिए। देखिए साहब मैं एक बात फिर कह रहा हूं आपको, जिन्होंने उदाहरण दिए स्वामी प्रसाद मौर्य या कहीं के भी, श्री राम प्रभु के खिलाफ जहां भी कोई बात होती है, नीरज शर्मा की फेसबुक पेज पूरी आप चेक करके आइए, यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, मैं पार्टी से अलग भी बोलता हूं। और जहां तक राहुल जी और प्रियंका जी को सुनाने की बात है, जब राहुल जी की यात्रा आई थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उस यात्रा के दौरान ये मेरा खुशकिस्मती थी कि मेरी विधानसभा से राहुल जी की यात्रा निकली और हमारे यहीं पर उनका लंच था, तो मैंने उनको एक शील्ड भी दी बहुत अच्छी, और उस शील्ड के अंदर लंका कांड का वो दोहा था, रावण रति बिरत रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ न रत तन पद पन त्राना, कई विध जीतऊ वीर बलवाना, सुनऊ सखा के कृपा निधाना, जो जय होई सो स्पंदन आना, सौरज धीरज दो रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो मैंने राहुल जी को कहा कि आज आपके ऊपर मजाक उड़ रहा है कि आप पैदल चल रहे हैं, टी शर्ट की कीमत वसूली जा रही है। जब लंका का युद्ध था और रावण अपने रथ के ऊपर आया तो विभीषण बहुत अधीर हुआ। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विभीषण ने श्री राम प्रभु से भी प्रश्न किया, मैं तुलना फिर नहीं कर रहा हूं, कि भाई आप कैसे लड़ोगे? तो श्री राम प्रभु ने एक ही बात कही कि जो रथ रावण के पास है ना, मेरे पास भी है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरे पास ये दो पैर हैं, सौरभ धीरज दो रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो ऐसा अभी देखिए नीरज जी देखिए, मैं तो लगातार मुस्कुरा रहा हूं, नीरज जी मैं तो लगातार मुस्कुरा रहा हूं, और राकेश त्रिपाठी भी मुस्कुरा रहे हैं, संजय जी भी, घनश्याम तिवारी पता नहीं कैसे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे हैं, संजीव भी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। हम समझ रहे थे, देखिए मुद्दा ये था कि असल मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही। संजीव, ऐसा लगता है नीरज जी को जानबूझकर भेजा है कांग्रेस पार्टी ने आज, कि बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता को ये बताना है कि हम कम हिंदू नहीं है, हम ज्यादा बड़े हिंदू हैं। संजीव, सही कह रहा हूं ना मैं? मेरी 30 सेकंड बात सुन लीजिए मानव गुप्ता जी, सिर्फ 30 सेकंड। देखिए, एक तो मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, मैं तो खुद हनुमान भक्त हूं, मंगलवार का व्रत रखने वाला, तो कोई भी किसी पार्टी या दल का कोई हिंदू धर्म पे या किसी का विशेषाधिकार थोड़ी है। ये सब तो राजनीतिक बातें हैं, किसी की राजनीति इस तरह की है, किसी की राजनीति उस तरह की है।
बहुत पहले किसी ने कहा था कोई बीजेपी कम्युनल पार्टी नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स कम्युनल है, और कांग्रेस कोई सेक्युलर पार्टी नहीं है, उसकी पॉलिटिक्स सेक्युलर है। तो ये, और इन एनी केस अब ये तो एक तरह का यूटोपियन विषय में जाना हो जाएगा कि हम चाहें कि धर्म को अलग रखें राजनीति से। ये भारतीय संदर्भ में पिछले 30-35 साल से ऐसा नहीं हो रहा है, और उसके भी कई कारण हैं। एक्चुअली में अगर शाहबानो और ये सब कांग्रेस की गलतियां नहीं होती तो इस तरह से आता नहीं धर्म राजनीति में। लेकिन अब बीजेपी उसको एक अलग जोन पे ले गई है कि ये एक लंबी बहस है। लेकिन मैं शर्मा जी की जिस तरह से उन्होंने एकदम सरपट तरीके से बिना सांस लिए पूरी चौपाई सुना दी दो, और इतने बिल्कुल पंडित के लहजे में, मतलब जो रोज ही पाठ करते होंगे तो बहुत अच्छा है। मैं तो मुस्कुरा किसी व्यंग भाव से या हास्य भाव से नहीं, मैं तो उसका आनंद ले रहा था चौपाई का, बिल्कुल अगर सच्ची बात बताऊं मानो। बिल्कुल सही है, हम भी आनंद अच्छी तरह से पाठ कर रहा है तो उसका भी एक आनंद है। तो वो बता रहे थे उसका विश्लेषण कर रहे थे, अर्थ बता रहे थे, गूढ़ार्थ और सरलार्थ जैसे होता है दो चौपाइयों में। चलिए घनश्याम तिवारी, आप कुछ कह रहे थे, घनश्याम बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि मानक आपके कार्यक्रम को कर्नाटक में भी लोग देखते होंगे, लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरी बहस में अपने घोषणा पत्र का एक वाक्य भी नहीं बता पाए, क्योंकि क्या उनके पास मुद्दे नहीं है। इस देश में जहां पर हर एक महीने में एक ऐसी रिपोर्ट आती है कि गरीब और गरीब हो रहा है, जहां पर सरकार सीना ठोके कहती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाती है, इसके लिए उन्हें थैंक यू मोदी जी कहना चाहिए, जहां बेरोजगारी चरम पर, हर राज्य में चरम पर है, वहां पर इस सरकार के पास और प्रधानमंत्री जी के पास सिर्फ यही मुद्दा रह गया है कि बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दें और सारे मुद्दों को पे पानी फेर दें, और भारतीय जनता पार्टी इस पर बहस करेगी और वो अपने घोषणा पत्र का एक वाक्य नहीं बताएगी। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का सबसे दुखद पहलू है कि आज हमारा लोकतंत्र राकेश त्रिपाठी पे सिमट गया है, जिससे न युवाओं को रोजगार मिलता है, न बेटियों को उनकी लाज की रक्षा मिलती है, न देश को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, न महंगाई कम होती है, न लोगों के जीवन स्तर को। ओके राकेश त्रिपाठी बोलिए, राकेश बोलिए। पूरे अभियान में प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों पर एक शब्द नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस बात की गारंटी होती है कि भारतीय जनता पार्टी जहां होगा वहां सुशासन होगा, वहां केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को हम उतारने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में थे 2014 से लेकर 2017 तक, केवल 17,000 प्रधानमंत्री आवास के सैंक्शंस किए थे, बना एक भी नहीं था। 44 लाख प्रधानमंत्री आवास योगी आदित्यनाथ जी ने पहले वर्ष कार्यकाल में बना कर दिए थे। इसलिए यह बात बता रहा था कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनने का मतलब क्या होता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हम एज इट इज जैसी योजनाएं हैं वो लागू करने का काम करते हैं। और अब हर वार्ड में वहां हम आहार केंद्र बनाने की बात कर रहे हो या नंदिनी दूध जो है वो बीपीएल परिवार को आधा लीटर देने की बात कर रहे हो, ये संकल्प पत्र के हिस्से हैं हमारे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इसकी बात भी हमने अपने संकल्प पत्र में कही है। और भारतीय जनता पार्टी संकल्प करती है, घोषणा नहीं करती है। संकल्प लेते हैं, वो संकल्प पूरा करते हैं। इसलिए भाजपा के संकल्प का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। और कम से कम समाजवादी पार्टी, जिसको कर्नाटक में कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, सिंबल कोई जानता नहीं, अखिलेश यादव जी को कोई पहचानता नहीं, वो कम से कम कर्नाटक को लेकर सवाल ना उठाए। सवाल तो उनको निकाय चुनाव पर बताना चाहिए कि यूपी में निकाय चुनाव चल रहा है, इस निकाय चुनाव में नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव जी क्यों नहीं गए? मेयर और पार्षद के लिए वोट मांगने अखिलेश यादव जी। ओके, क्लोजिंग कमेंट संजय जी आपसे। संजीव श्रीवास्तव को लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी आगे हो सकती है। आप लगातार कहते आए हैं कि आपको लगता है इस बार मामला कहीं बीच में फंसा हुआ है। संजय जी, आपका विश्लेषण थोड़ा बदला है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मामला फंसा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन अब कितनी आगे है कि बड़ी लीड है, बड़ी लीड मुझे नहीं दिखती है। लेकिन निश्चित रूप से आज की स्थिति अगर देखें, आज की स्थिति में कांग्रेस 4 कदम बीजेपी से आगे दिखाई पड़ती है। ओके, यानी आपके हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है। बहुमत आएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। मैंने कांग्रेस कहा, आप बीजेपी कैसे? हाँ कांग्रेस, सॉरी माफ करिएगा, हाँ कांग्रेस बिल्कुल। ओके, और क्या आपको यह भी लगता है कि इस बार हंग असेंबली के चांस नहीं है? जिसको भी बहुमत मिलेगा पूर्ण बहुमत मिलेगा? ऐसी भविष्यवाणी तो मैं नहीं करना जानता, इसीलिए मैं नहीं कह सकता कि पूर्ण बहुमत ही मिलेगा या हंग असेंबली होगी। मैं ये कह रहा हूं आज की स्थिति में कांग्रेस दूसरी पार्टियों से आगे है, निश्चित रूप से आगे है, बीजेपी से 4 कदम आगे दिखाई पड़ता है। ओके, अब 4 कदम का मतलब आप खुद लगाइए, अपने दर्शकों पे छोड़ता हूं। बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।